दोस्तों, मैं जय वसावड़ा। आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं बॉलीवुड, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले हुए, हर क्षेत्र में फैले हुए नेपोटिज्म के बारे में, ग्रुपिज्म के बारे में। अब बहुत सारी बातें हो गई सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद और काफी सारा बवंडर उठा उसके बारे में, लेकिन उस बात को आप जानते ही हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करके वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। मैं आपको एक सच्ची बात, एक सच्ची कहानी जैसे लगेगा, लेकिन एक वाकया है, वो सुनाना चाहता हूं। वो यूं कि राजेंद्र कुमार साहब, जो बड़े अच्छे अभिनेता खुद रह चुके थे और सिल्वर जुबली स्टार रह चुके थे। अभिनेता तो खैर कितने अच्छे थे, वो उन जमाने में काफी लोगों ने उनकी टिकाया भी की थी, लेकिन अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे इंसान थे। और उनके बेटे कुमार गौरव को उन्होंने स्टार बनाने का सोचा और लव स्टोरी जैसी एक अच्छी फिल्म बनाई। राहुल रवेल ने जो फिल्म बनाई वो चल पड़ी। लोगों को लगा कि कुमार गौरव इतने हैंडसम है, चॉकलेटी है, स्टार हो जाएंगे। लेकिन बाद में धड़ल्ले से कुमार गौरव की सभी फिल्में फ्लॉप होने लगी। उस वक्त महेश भट्ट साहब, जिनके पिता नाना भाई भट्ट और पूरा खानदान उनका तो फैला हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, अभी मोहित सूरी और इमरान हाशमी तक और मुकेश भट्ट तक काफी सारे लोग हैं जो फैले हुए हैं भट्ट खानदान के। लेकिन उस वक्त महेश भट्ट साहब स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी सारांश फिल्म हिट हुई और सारांश फिल्म बड़ी पहचानी गई। और अनुपम खेर की भूमिका की वजह से, उसकी कहानी की वजह से, उसके नरेशन की वजह से, और अर्थ तो ठीक है। तो राजेंद्र कुमार साहब ने सोचा कि भाई कुमार गौरव को रीलॉन्च करते हैं महेश भट्ट के साथ। और उस वक्त सलीम जावेद अलग हो चुके थे, तो उन्होंने सलीम खान का संपर्क किया और सलीम खान साहब को बोला कि भाई आपने जो दीवार लिखी थी वैसी एक कहानी आप लिख दीजिए, और उसमें और तो कोई कौन काम करेगा। तो कुमार गौरव और संजय दत्त साले बहनों होते थे, रिश्ते में आज भी होते हैं। तो संजय दत्त जो उस जमाने में बहुत चल नहीं पाए थे, सुनील दत्त के और नरगिस के पुत्र होने के बावजूद ड्रग एडिक्शन की वजह से काफी सारी चीजें उलझी हुई थी उनकी लाइफ में और उनकी फिल्में भी फ्लॉप होने लगी थी और अच्छे मेकर्स उनके साथ काम नहीं कर रहे थे। तो संजय दत्त और कुमार गौरव को लेकर सलीम खान ने कहानी लिखी, अमिताभ बच्चन के दौर की कहानी नाम, और उसमें विलन के तौर पे परेश रावल को लिया गया। पंकज उधास का वो गीत बड़ा मशहूर था, आपको शायद याद होगा, चिट्ठी आई है। और काफी सारे लोगों ने उनके साथ मेहनत की, नाम सुपरहिट हुई, नाम के साथ काफी सारी करियर चल गई। संजय दत्त की करियर जो ढलान पर थी वो फिर ऊंचाइयों पर पहुंच गई और आज भी चल रहे हैं संजय दत्त। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी चल रहे हैं, अभी भी उनकी फिल्में आ रही। और देखिए, महेश भट्ट साहब ने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, अब एक साथ 3-3, 4-4 फिल्में डायरेक्ट करने लगे और सब सुपरहिट होने लगी। परेश रावल साहब, जिनका कोई नेपोटिज्म से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं था, हमारे गुजराती परेश रावल साहब, तो वो तो थिएटर करते थे मुंबई में और वहां से नाम से छा गए। छोटे मोटे रोल पहले भी किए थे, लेकिन नाम के बाद उन्होंने भी पीछे मुड़ के देखा नहीं। और पंकज उधास साहब भी, उनका कोई रिश्तेदार नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी चल गए। नहीं चले जिनके लिए जो फिल्म बनाई थी वो कुमार गौरव। तो बात यूं है मेरे दोस्तों कि हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो सिलेक्टिव होती है। तो सिलेक्टिव मेमोरी की वजह से हम क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा पीछे छोड़ देते हैं सब चीजें कि भाई जो हमें पसंद है, जो जिस जजमेंट पे हम आ जाते हैं, उसी जजमेंट के साथ जुड़े हुए एविडेंसेस हम ढूंढते रहते हैं। तो हमें ये दिखाई देता है कि नेपोटिज्म की वजह से ये बड़ा स्टार हो गया, ये सुपरहिट हो गया। हमें ये दिखाई देता है कि यशराज फिल्म्स का नेपोटिज्म चल रहा है और आदित्य चोपड़ा ये सब चला रहे हैं और ऐसे सब कहानियां आ रही है सोशल मीडिया पे। लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता कि उदय चोपड़ा खुद नहीं चल पाए, कितनी फिल्में उनको मिली, कितने चांसेस मिले, नहीं चल पाए। फिरोज खान ने बड़ी बड़ी फिल्में चलाई और विनोद खन्ना को चला दिया उन्होंने। उस जमाने में काफी सारी स्टाइलिश फिल्में के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन अपने बेटे फरदीन खान को नहीं चला पाए। तुषार कपूर तो काफी बार लॉन्च हुए, लेकिन एकता कपूर, जिनके बारे में भी कहा जाता है कि वो कंट्रोल करती है इंडस्ट्री को, वो अपने भाई तुषार कपूर की करियर को परवाज नहीं दे सकी। तो इतने कितने कहानियां आपको मिलेगी। सैफ अली खान और सुहा अली खान, तो सैफ खैर धीरे धीरे चलने लगे और उन्होंने तो खुद कहा है कि मैं भी नेपोटिज्म का शिकार हुआ हूं, मुझे बेनिफिट्स भी मिले हैं और मुझे प्रॉब्लम भी हुए उसकी वजह से। लेकिन सुहा अली खान की करियर तो बिल्कुल नहीं चली, उनकी बहन की। तो आप देखिए, आप जब सुन रहे होंगे ना, तब आपको आपके दिमाग में अभिषेक बच्चन जैसे काफी सारे नाम आने लगेंगे। वो अनिल कपूर के बेटे, अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर तो थोड़ी बहुत चली, लेकिन बाद में नहीं चली। लेकिन उनके बेटे तो बिल्कुल नहीं चले जब आए। तो
तो ये देखिए कि कितने सारे स्टार्स है जिनके बेटे किसके कभी चलते हैं कि टाइगर श्रॉफ के पास एक स्क्रीन प्रेजेंस है, एक एक्शन है, तो उनकी वजह से लिमिटेड एक्टिंग कैपेबिलिटी के बावजूद वो चल गए। जैकी श्रॉफ के बेटे अनिल कपूर के बेटे नहीं चले। अब अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ तो साथ में चले थे, और जैकी श्रॉफ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री, ये तो कहीं पे थे नहीं इंडस्ट्री में। तो इतने सारे लोग, शाहरुख खान भी आए बाहर से, अक्षय कुमार भी आए बाहर से, वो सफल भी हुए। कभी ना कभी तो कोई बाहर से आया ही है ना, जिनको हम नेपोटिज्म कहते हैं। उनके कोई पुरखे, कोई दादा, कोई पिता, कोई माता कहीं से तो आए हुए हैं इंडस्ट्री में। तो आप सोचिए मेरे दोस्तों कि हर जगह पे हम टैग लगा देते हैं, वो एक प्रकार का एस्केपिज्म हो जाता है। तो रियलिटी क्या है? बड़ी अच्छी बात एक सैफ अली खान ने भी अपने इंटरव्यू में की थी। वो मंजे हुए इंसान है रीडिंग के बारे में, तो उन्होंने एक अच्छी ऑब्जर्वेशन दिया था कि पूरी दुनिया में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, कोई किसी का नहीं है, हर कोई बिजनेस का है। और वही मोहम्मद जीशान अयूब साहब ने भी अभी एक इंटरव्यू में कहा कि भाई वो भी बाहर से आए हुए कैरेक्टर एक्टर है, अच्छे चल गए लेकिन इतने सारे अच्छे रोल उनको नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये रूथलेस इंडस्ट्री है, यहाँ पे सब बिजनेस के बारे में सोचते हैं, कोई कॉम्युनल भी नहीं सोचता, कोई सेक्युलर भी नहीं सोचता, सिर्फ सोचते हैं अपनी कमाई के बारे में, बिजनेस के बारे में। अब तो ये बॉलीवुड तो सिर्फ एक जरिया है हमारी बात आप तक पहुंचाने का। दोस्तों, मुझे जो कहना है आपको वो ये कहना है कि बॉलीवुड ही क्या, पूरी दुनिया में यही तो चल रहा है। अब रोहन गावस्कर नहीं चले, उनके पिताजी सुनील गावस्कर चल रहे थे, लेकिन उनके बाद सचिन तेंदुलकर आ गए। मैं तो काफी बार अपने लेक्चर में भी ये बात सुनाता हूं। ओके, तो सचिन के बाद अर्जुन आ ही जाएंगे ऐसा तो है नहीं, उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो विराट कोहली और रोहित शर्मा आ रहे हैं। हाँ, ये होता है कि जब आपके पास चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं तो आपके पास मौका रहता है अपनी टैलेंट बताने का बाद में। तो काफी सारे लोगों ने बहुत चांसेस लिए, जैसे कि जैकी बगनानी साहब ने चांसेस लिए, नहीं चल पाए अपने पिताजी खुद प्रोड्यूसर होने के बावजूद। और कुछ लोग यूं ही आके चल दिए इंस्टेंट, जिसको कोई पहचान नहीं थी। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए, अमरीश पुरी साहब को देख लीजिए, उनकी पूरी अटक की वजह से लोग मानते थे कि वे ओम पुरी के भाई हैं, लेकिन थे नहीं। वो तो LIC में काम कर रहे थे और वहां से आगे फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी उम्र दराज थे जब आए तब। तो अब देखिए कि कहीं पे कुछ डेस्टिनी जैसा तो होता है, लेकिन जो होता है उसके राइट वर्ड है जो रणवीर शोरी ने कहा कि यहाँ पे गैंगिज्म है। तो गैंगिज्म तो बड़ा हार्श वर्ड हो गया, मैं मानता हूं ग्रुपिज्म तो हर जगह पे होता है। अब ये सेठ गोडिन करके एक मैनेजमेंट के बड़े थिंकर है और उन्होंने किताब लिखी है ट्राइब्स। और ट्राइब्स किताब जो है उन्होंने उसमें बताया है पूरी साइंटिफिक एनालिसिस के साथ। और वही युवल नोहा हरारी जो इजराइल के हैं और बड़े अच्छे लेखक राइटर माने जाते हैं, उन्होंने अपने सेपियंस किताब में भी बताया है कि इंसान नहीं, पशु पंखी भी कबीलों के साथ रहना चाहते हैं, अपनी ट्राइब के साथ रहना चाहते हैं, अपना जूथ बनाते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, उसमें सिक्योर्ड फील करते हैं। हमारे यहाँ ज्ञातिवाद भी इस वजह से पला बढ़ा है हिंदुस्तान में। और ये ट्राइब जो है उसकी वजह से लोग अपने पसंदीदा लोगों का ग्रुप बना लेते हैं। ये एक बात होगी। अब ये बात अब ये सोचिए कि अगर अभी लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म की जो OTT प्लेटफॉर्म पे आने की बात हुई तो किसी ने सोशल मीडिया नेटवर्क पे पूरा मुहिम चला दिया कि ट्रांसजेंडर का रोल अक्षय कुमार जैसे एस्टैब्लिश स्टार जो मेल शोविनिज्म के प्रतीक है वो क्यों कर रहे हैं, वो किसी ट्रांसजेंडर को देना चाहिए। ये बड़ी अजीब सी बात हो गई। वो तो सड़क वाली महारानी का रोल सदाशिव अमरापुरकर को नहीं, लेकिन किसी और को देना चाहिए, किसी किन्नर को देना चाहिए, ऐसी बात होगी। तो मेरे दोस्तों, अब कोई उपवास आंदोलन कर देगा कहीं करण जोड़ के धर्मा प्रोडक्शन के सामने जाके कि आप मुझे हीरो नहीं लेंगे तो मैं आत्मविलोपन कर दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना। रामगोपाल वर्मा जी ने बड़ी लंबी ट्वीट की थी, बड़ा लंबा थ्रेड चलाया था, लेकिन उसमें एक सही बात उन्होंने बताई थी। वो खुद भी बाहर से आए हैं, इंजीनियर थे, हैदराबाद से आए, हिंदी फिल्मों में सफल हुए, फिर वापस तेलुगु में चले गए। अभी सफल नहीं हो रहे लेकिन उन्होंने काफी सारी करियर बना दी। आपको तो मालूम होगा कि कितने सारे लोगों को उन्होंने ब्रेक दिया। आज के कितने सारे लोग आभार प्रकट करना चाहिए उनको रामगोपाल वर्मा साहब का। तो उन्होंने कहा कि भाई बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में जिसके पास पैसे होते हैं वही डिसाइड करेगा ना कि मेरे पैसे से मैं प्रोजेक्ट किसके साथ करूं। उनकी मर्जी की बात है, वो कमाते ही इसलिए है लोग कि अपने लोगों को सेटल कर सके, अपने बच्चों को, अपने प्यारों को सेटल कर सके। हाँ, उसके लिए माल प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए और इनजस्टिस नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रमोट तो हर कोई करेगा। जो आज नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं वो भी फ्यूचर में अपने सिस्टर को, ब्रदर को, अपने भांजे को, रिश्तेदारों को कोई करता ही है। आमिर खान ने भी किया था, अपने भाई को, अपने भांजे को नहीं चला पाए, हर कोई करता है। अब शाहरुख खान भी शायद करेंगे उनकी बेटी को, तो वो आएंगे अपने हिसाब से, लेकिन अपने बच्चों को तो प्रमोट करेंगे। लेकिन चलना न चलना जनता के हाथ में होता है। तो अब हमारे आखिरी दौर में इस बात की मैं आपको सिर्फ समस्या के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं ऐसा आदमी हूं कि जो प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्कस करके छोड़ नहीं देता उसको।
सॉल्यूशन तलाशने की बात करता हूं, तो हम उलझाव के बारे में बात सिर्फ नहीं करेंगे, हम सुलझाव के बारे में भी बात करेंगे। तो किसी भी फील्ड में, बॉलीवुड तो एक पॉपुलर एग्जांपल है जो हर किसी को याद आ जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स में आप जाइए, वहां पे भी यही सिचुएशन है। काफी सारे लोग जो बात करते हैं कि भाई भतीजावाद और परंपरावाद और वंश परंपरावाद नहीं चलना चाहिए, वो भी चला रहे हैं अपनी पार्टियों में। तो काफी जिस जगह पे जाओ, आप बिजनेस में जाओ, इंडस्ट्री में जाओ, या तो नेपोटिज्म मिलेगा या तो ग्रुपिज्म मिलेगा। हाँ, दुनिया में अलग देशों और देशों की बात अलग है, उनका एजुकेशन अलग तरीके से हुआ है, उनके यहाँ जस्टिस सिस्टम जो है वो फास्ट है, हमारे यहाँ बहुत स्लो है। तो हम क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से? तो जब आप नेपोटिज्म या ग्रुपिज्म या गैंगिज्म, ग्रुपिज्म तो खैर हर कोई बनाता है, वो साहित्य के क्षेत्र में भी होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की करियर बर्बाद कर दो, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी वो जैसे होते हैं ना वुल्व्स, उसकी तरह अपनी टोली जमा के किसी के पीछे पड़ जाओ, उसको मेंटली हेरस कर दो, उसकी क्रिएटिविटी खत्म कर दो। नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये नहीं करना चाहिए, ये अपने कर्म के हिसाब से भी गलत है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1, मैं खुद किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी बड़े संघर्ष करके जो थोड़ा बहुत मुकाम मैंने गुजराती लैंग्वेज में हासिल किया, लोगों का प्यार थोड़ा हासिल किया, वहां से जर्नी की है, तो उस 25 सालों की जर्नी में मैंने जो पाया है वो बांट रहा हूं आपके साथ। सॉल्यूशन है, पहले आप बी इररिप्लेसेबल, इरफान खान की तरह बन जाओ, बी इररिप्लेसेबल। लोग आपके अलावा किसी को सोच ही ना पाए, लोगों को लगे कि यही बंदा जो है जो हमारा काम कर सकता है, यही जो है वो हमारे लिए कुछ लड़ सकता है, कर सकता है, और यही है जो जिसको रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। आपकी टैलेंट को आप इतना तराशो, इतना तराशो, इतना तराशो कि इररिप्लेसेबल बन जाओ। हरिवंश बच्चन साहब एक बार अमिताभ बच्चन साहब को मिलने के लिए गए थे, जब वो दून स्कूल में पढ़ रहे थे, और अमिताभ बच्चन साहब को मिजल्स हुए थे और ओथेलो ड्रामा है उसमें काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि नीचे स्कूल में ड्रामा चल रहा था, रो रहे थे अमिताभ अपने कमरे में, और बाबूजी गए फ्रूट लेके, और उन्होंने पूछा कि बेटे इसमें क्या है, मीजल्स को ऐसा बीमारी तो है नहीं, ठीक हो जाओगे अभी। तो अमिताभ ने कहा, बाबूजी मैंने डायलॉग रट के बड़े तैयारी की थी, पूरी स्कूल की तालियां मिलने वाली थी, लेकिन ये प्ले जो है शेक्सपियर का मैं नहीं कर पाया आज, और दूसरा आदमी तालियां ले रहा है, और अब तो ये प्ले दूसरी बार होगा भी नहीं। तो बच्चन साहब ने, सीनियर बच्चन साहब ने लीजेंडरी अमिताभ बच्चन को ये बताया था, और खुद अमिताभ बच्चन ने एक बार एक इंटरव्यू में ये वाकया पूरा सुनाया था कि देखो बेटे, अब तुम अपना जो हुनर है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है अभिनय में, तो अपना हुनर को तराशो, वो अच्छे तरीके से करो, तो एक ना एक दिन इससे बड़ा स्टेज और इससे ज्यादा तालियां तुम्हारा इंतजार करेगी। सो फर्स्ट रूल, बी इररिप्लेसेबल। आप ऐसे बन जाओ कि आपकी टैलेंट का रिप्लेसमेंट इजीली ना हो, तो लोग ढूंढते हुए आएंगे आपको। दूसरा, अब ग्रुपिज्म के सामने आप अपना नेटवर्किंग चलाओ। देयर इज अनदर वर्ड, नेटवर्किंग, मार्केटिंग का शब्द है। तो अपना नेटवर्क क्रिएट करो। कैसे नेटवर्क क्रिएट करोगे? जैसे गांधी जी ने किया। अब गांधी जी तो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े हुए थे, जिसका सूरज डूबने वाला नहीं था उस जमाने में, और साउथ अफ्रीका में भी खड़े हुए और भारत में आके भी खड़े हुए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने जैसे उन्होंने दो तरीके से अपना नेटवर्क किया। पहले जो बुद्धिमान लोग थे, जो संभ्रांत लोग थे, जो अभिजात्य वाले लोग थे, जो बड़े बड़े लॉर्ड्स और उमराव किस्म के लोग थे, जागीरदार किस्म के लोग थे, साहित्यकार कलाकार किस्म के लोग थे, उनको अपनी ह्यूमैनिटी से प्रभावित किया और उनका साथ कनेक्शन बनाया। वो उसमें अंग्रेज लोग भी थे। और दूसरा उन्होंने क्या किया? दूसरा उन्होंने ये किया कि जो छोटे तबके के लोग थे, जिसके पास कोई जाता नहीं था, जिसको कोई पूछता नहीं था, उनके साथ जुड़ने की उन्होंने कोशिश की। कुछ त्याग भी किया उनके लिए, कुछ वक्त भी दिया उनके लिए, पूरे सालों के साल दे दिए अपने जीवन की। तो ये दूसरी चीज है, नेटवर्किंग। आप अपना थोड़ा ग्रुप बनाओ, लेकिन कैसा ग्रुप? किसी को खत्म करने के लिए नहीं, नेगेटिविटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। अपनी भी एक फैन फॉलोइंग ऐसे ही बनाओ, एक व्यक्तित्व के हिसाब से, चार्मिंग स्माइल से, और किसी को थोड़ी हेल्प से, वक्त देकर। तो ये ग्रुप आपको काम लगेगा, उसमें आपके फैन बेस बढ़ेगा और लोग रजिस्टर करेंगे कि ये आपके फैंस है, आपकी पॉपुलैरिटी है, आपको लोग पहचानते हैं, आप अच्छे इंसान हो, तो लोग आपके साथ अच्छे बिहेवियर करेंगे। थर्ड रूल इज पेशेंस। अब डेस्टिनी इज डेस्टिनी। आप एक्सीडेंट में भी कंप्लेन नहीं कर सकते भगवान को कि वाई मी। हो सकता है किसी के साथ कुछ मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता। अब रोहित शर्मा को ज्यादा चांसेस मिले, धोनी को उन पे भरोसा था और शुरू में नहीं चल पाए। अब इतने चल रहे हैं कि लोग ये कहते थे कि उनको चांसेस मिलने ही चाहिए, अगर इनको पहले निकाल दिया होता तो इंडियन क्रिकेट टीम के बड़ी लॉस हो जाती। तो कभी कभार किसी को चांसेस मिलते हैं, वो भी आउटसाइडर के तौर पे मिलते हैं, तो कहीं पे
वो फायदा भी होता है, तो वो किस्मत की बात है, वो फ्यूचर की बात है। लेकिन आप धीरज रखिए। आज का जो वक्त है ना, वो लोग भागते रहते हैं। ये माइक्रोवेव ओवन का जमाना हो गया है कि इंस्टेंट सबको चाहिए, 2 मिनट में रेडी चाहिए सब कोई चीज। लेकिन वो चूल्हे की धीमी आंच पे पकाई हुई जो रोटी होती है ना, उसकी खुशबू ही अलग होती है, उसका स्वाद ही अलग होता है, और उसके जो इम्यूनिटी पावर जो बढ़ता है ना, वो अच्छी तरीके से बढ़ता है उसकी वजह से। तो मेरे दोस्तों, हैव पेशेंस, अपना कर्म करते जाओ, फल की आशा मत रखो, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वह गलत अनुवाद है भगवत गीता के श्लोक का। और आप क्या कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मानी कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार ही नहीं है। आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, उसको रावण की तरह उठा के घर पे नहीं बिठा सकते, ऐसा नहीं आ जाएगा कोई आपके पास। तो आप कर्म पे फोकस कीजिए अपना, थोड़ी पेशेंस के साथ, थोड़ी धीरज के साथ, तो कहीं ना कहीं उसका आपको फायदा होगा। अगर बाप को नहीं होगा तो बेटे को होगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, बेटी को भी होगा। ऐसा नहीं है कि मैं जेंडर बायस से बात कर रहा हूं। बिपिन रेशमिया साहब सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन हिमेश रेशमिया साहब हो गए। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई कभी बाप के कंधे पे बैठ के अपने संतान की, बेटे बेटियों की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये 3 चीजें याद रखना सॉल्यूशन के तौर पे। अपने आप को तराशना, अपने आप को मजबूत रखना, और ये नेगेटिव थॉट्स, ये सुसाइड करना है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। अब देखिए कितने सारे लोग हमारे हिंदुस्तान में, श्रमिक मजदूर लोग, वो परिवार वाले लोग छोटे बच्चों के साथ पैदल चल के 10-15 दिन में, कोविड में, इस गर्मी में, इस धूप में चल दिए, पैदल चल दिए। तो आपके साथ जो बुरा हो, दूसरों के साथ बुरा क्यों करो? अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, तो आप उसको ट्रोल करके उसको हैरेस मत करो। उसको वो जादू की जप्पी दे दो, जप्पी लेके लिए वो पब्लिकली ना आए तो गुलाब का फूल दे दो वर्चुअली, तो उनको भी थोड़ा लगेगा, वो भी अशम्ड होंगे। कला के जीव है, कुछ ना कुछ तो सेंसिटिविटी बची होगी, तभी तो इस फील्ड में होंगे। तो ये पूरा बॉलीवुड का तो नेक्सस है, उसमें गॉसिप भी है, उसमें ग्लैमर भी है, ओके, तो उसमें ग्रुपिज्म भी होगा। तो जहां पे ग्लैमर और गॉसिप होती है, वहां पे थोड़े बहुत ग्रुप तो बन ही जाते हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन हर जगह पे आप अगर कंपनी एग्जीक्यूटिव हो या स्टूडेंट हो, ये बात याद रखना दोस्तों कि आपको भागना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपको पीछे जाना नहीं है। देखिए, एक विक्रम भट्ट साहब की फिल्म में, और फिल्म तो इतनी खास नहीं थी, लेकिन डायलॉग बड़ा खास था कि भाई युद्ध में वो लोग हारते नहीं जो गिरते हैं, वो लोग हारते हैं जो गिरने के बाद उठते नहीं है। तो बस दोस्तों, आपको ये याद रखना है, आप गिरोगे, बार बार गिरोगे। इस तरह से हमने तय की मंजिलें, गिर पड़े, गिर कर उठे, उठकर चले, तो फिर चलना शुरू कीजिए, फिर चलना शुरू कीजिए। इतने मजदूर लोग भी कोई नेगेटिव सोच से आपघात नहीं करते, वो सर्वाइवल के लिए अपनी एक सांस अपनी जिंदा रखने के लिए वो प्रयास करते हैं, वो लड़ते हैं परिस्थितियों के सामने। तो जब आपको लगे कि आपके साथ बुरा हुआ है, तो हैरी पॉटर में डंबलडोर ने हैरी को सुनाया था, वो मैं आपको सुना के ये बात खत्म करने जा रहा हूं कि जिंदगी हर एक के साथ अन्याय करती है। अब किसी की भी आत्मकथा उठा के पढ़ लो, किसी की भी कहानी सुन लो, उसमें अन्याय की चीजें होगी ही, इनजस्टिस होगा ही। लेकिन इट्स नॉट अबाउट अवर रिएक्शन, इट्स अबाउट अवर पॉजिटिव एक्शन। अगर आप नेगेटिव रिएक्शन दो के बैठ जाओगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन थोड़े बहुत चलने की कोशिश करोगे तो शायद अपनी मंजिल जो तय की थी वहां पे नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन किसी और मंजिल पे पहुंच पाओगे जहां पे थोड़े सुखी हो जाओगे और दूसरों को भी हैप्पीनेस बांट सकोगे। तो मेरे दोस्तों, आज की ये बात मेरी जय वसावड़ा की खत्म हुई, और फिर ऐसी ही कुछ अच्छी वाली बात, कहानी, किस्से लेकर आपके सामने अपने थॉट को लेकर मैं फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए बस देखते रहिए ये मेरा YouTube चैनल प्लैनेट जेवी।